हेलो फ्रेंड्स, मैं परवेज़ आलम, हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये आज का तीसरा पार्ट है और हम लोग इससे पहले देखे थे कि सबसे पहले पुर्तगाली देखे, दूसरे वीडियो में हम लोग डच और अंग्रेज देखे और आज देखेंगे हम लोग फ्रांसीसी। तो अंग्रेज के बाद और फ्रांसीसी के बीच में ये कंपनी आई थी जो डेनमार्क की थी कंपनी। उसका ज़्यादा कोई विस्तार नहीं था, वो भारत में अपना ज़्यादा व्यापार के लिए अपना वो नियंत्रण स्थापित नहीं कर सका था। तो ये वो एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग 2-3 बात ही देखेंगे। ज़्यादा क्या है कि डेनमार्क या डेनिस, इसका कंपनी का नाम हो गया जो सामान्यतः कहा जाएगा क्या कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यह 1616 में भारत में आगमन होता है और इसका पहला फैक्ट्री 1620 में 1616 में आगमन है और 1620 में तंजौर में जो है ये अपना पहला फैक्ट्री स्थापित कर पाता है। और 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर जो वेस्ट बंगाल में है, 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर में अपना इसका एक दूसरा केंद्र स्थापित करता है, जो बाद में यही इसका श्रीरामपुर ही मुख्यालय बनता है। और फिर ज़्यादा अपना ये इस्टेब्लिश नहीं हो पाया तो 1845 में, कब 1845 ईस्वी में वो अपना सब कुछ अंग्रेजों को बेचकर यहाँ से चला जाता है। तो ये था डेनिस का या फिर डेनमार्क का जो कंपनी है उसके बारे। 1616 में भारत में आगमन, 1620 में पहला फैक्ट्री तंजौर में स्थापित किया, 1676 में फैक्ट्री स्थापित कर रहा है श्रीरामपुर जो वेस्ट बंगाल में है और यही उसका मुख्यालय बनता है 1676 में। और फिर ये 1845 ईस्वी में अपना सब कुछ अंग्रेजों को बेचकर यहाँ से चला जाता है। अब हम लोग देखेंगे फ्रांसीसी, जो आखिरी कंपनी कहिए, जो आखिरी यूरोपीय कंपनी जो भारत पहुंचता है वो है फ्रांसीसी। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, पुर्तगाली, उसके बाद था डच, उसके बाद था अंग्रेज या फिर इंग्लिश कहिए, उसके बाद था आपका डेनिस या डेनमार्क और उसके बाद है आपका फ्रांसीसी। PDEDF, ये याद रखिएगा, PDEDF पुर्तगाली, डच, इंग्लिश या अंग्रेज, फिर आपका डेनिस या डेनमार्क और आखिरी में आता है आपका फ्रेंच। तो फ्रेंच का एक कंपनी है जो 1664 ईस्वी में स्थापित होता है, उसका नाम है डेस इंडेस ओरिएंटल्स, जो वहाँ का जो आपका नेटिव नाम होता है डेस इंडेस ओरिएंटल्स, जिसे सामान्यतः फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कोलबर्ट के अगुवाई में भारत पहुंचता है, स्थापना 1664 में हुआ। उस वक्त फ्रांस में वहाँ का जो शासक होता है वो लुई 14वां रहता है, वहाँ का राजा कहिए, शासक कहिए, लेकिन कोलबर्ट वहाँ का उस टाइम वित्त मंत्री होता है। तो कोलबर्ट के अगुवाई में ये कंपनी, फ्रांसिस की कंपनी जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो भारत में आगमन होता है और 1668 ईस्वी में ये अपना पहला फैक्ट्री सूरत में स्थापित करता है। और 1659 एक साल बाद दूसरा फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित करता है। सूरत गुजरात में है और मसूलीपट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है। इसका डिस्कशन हम लोग पहले भी किए हैं। दोस्तों अब देखें हम लोग 1674, इससे पहले ईयर है आपका 1673। 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन और बेलिंगा लेस्पिने इन दोनों ने मिलकर पौंडीचेरी का नींव डालता है 1673 में। पौंडीचेरी पहले एक गांव होता है जो आपका शेर खां से प्राप्त होता है इन दोनों को,
और वहाँ पे इन लोगों ने पौंडीचेरी का नींव डालता है। और 1674 में सर्वप्रथम फ्रैंको मार्टिन को पौंडीचेरी का प्रमुख बनाया जाता है। हम लोग इस पर कई एक बात देखें। 1664 में फ्रांस का फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुआ और वो कोलबर्ट के अगुवाई में भारत पहुंचता है और 1664 ईस्वी में उसका पहला फैक्ट्री सूरत में स्थापित करता है। दोस्तों उसका सेकंड कंपनी जो सेकंड आपका एक साल बाद ही 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित करता है। 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन और बेलिंगा लेस्पी ने मिलकर पौंडीचेरी की नींव डालता है। 1674 में फ्रैंको मार्टिन को पौंडीचेरी का प्रमुख बनाया जाता है। ये कंपनी जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंप्लीट एक गवर्नमेंट कंपनी है। इससे पहले हम लोग देखे थे जो आपका अंग्रेज का या लंदन का जो कंपनी था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो आपका प्राइवेट कंपनी था। उसमें आपका एलिजाबेथ प्रथम का भी शेयर होल्डर था, वो खुद भी शेयर होल्डर थी, मतलब वो एक प्राइवेट कंपनी थी। और फ्रेंच की कंपनी ये कंप्लीट गवर्नमेंट कंपनी है। अब 1674 ईस्वी में शाहिस्ता खां की अनुमति से चंद्रगिरी जो बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में आपका बंगाल में पड़ता है, चंद्रगिरी में अपना ये कोठरी स्थापित करता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1674 में। और फिर वहाँ जो वर्धमान के जमींदार है शोभा सिंह और रहीम खान के विद्रोह के समय में इसे चंद्रगिरी का एक किलेबंदी करता है। किलेबंदी करके इसका एक नया नाम देता है फोर्ट ऑरेलियंस। क्या? फोर्ट ऑरेलियंस। इससे पहले भी हम लोग देखे थे कि आपका डच है या फिर अंग्रेज है, उन लोगों ने अपना किलेबंदी कराया, फिर अपना अपना नाम दिया, कोई फोर्ट विलियम दिया। तो 16 अब देखते हैं 1722 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान जो 2.5% चुंगी के साथ व्यापार करने की अनुमति वो देता है। सेम सुविधाएं स्वयं अधिकार वो देता है जो अधिकार पहले डच को दिया था। ठीक है। अब है क्या कि ये आपका फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ता जा रहा था और फिर ये 1742 ईस्वी के समय इसके 1742 ईस्वी के बाद कंपनी का जो महत्वाकांक्षी है वो प्रबल होते जा रहा था। मतलब कि एक मजबूती के तौर पे बीच में ये अपना डाउन हुआ, लेकिन फिर एक मजबूत स्थिति के साथ ये अपना व्यापार कर रहा था। लेकिन उसका प्रतिद्वंदी उस वक्त अंग्रेज था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना इससे कंपटीशन तो था ही। और फिर यूरोप में जब वहाँ पे ऑस्ट्रिया एक देश है, वहाँ पे यूरोप में ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, वहाँ पे एक देश है जो वहाँ का उत्तराधिकारी के लिए फ्रांस और अंग्रेज के बीच वहाँ लड़ाई चलता था। तो जब यूरोप में लड़ाई चला तो उसका असर भारत में भी पहुँचता था। तो भारत में इन दोनों का व्यापार चलता था, तो वो लड़ाई भी यहाँ पे एक फैक्टर बना कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी यह एक युद्ध था जो फिर इसका एक असर आया। फिर आपका उसी वक्त कर्नाटक और हैदराबाद में भी उत्तराधिकारी का मतलब लड़ाई चल रहा था। तो वहाँ पे भी फ्रांस और अंग्रेज ये दोनों भी कूद गए। किस तरह से कि इन दोनों के टाइम इन लोग का फ्रांस का डुप्ले उस वक्त गवर्नर था और डुप्ले जो है बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत मतलब प्रभावशाली व्यक्ति था। अगर वो स्वदेश उसे कंपनी लौटा के बुला नहीं लेता तो शायद कि वो अपना मजबूती और भी भारत में करता। क्या पता, हो सकता है कि हम पर जो शासन अंग्रेजों ने किया, अंग्रेज ना करके वो फ्रांसीस होते। लेकिन अच्छा कोई नहीं है, दोनों हम लोगों का शोषण ही करता। तो कई एक युद्ध हुआ, यूरोप में युद्ध हुआ, तो उसका असर यहाँ पे उत्तराधिकारी युद्ध की वजह से कई एक मतलब छोटे छोटे तो कई एक लड़ाई हुई, लेकिन 3 प्रमुख लड़ाई हुई जो आपका अंग्रेज और फ्रांसों के ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई हुई। तो 3 कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं जो 3 चरणों में है। उसका हम लोग एक अच्छे से देखेंगे, इसके बाद एक अलग से चार्ट बनाएंगे, उसको हम लोग समझेंगे एक एक करके। बहुत उसमें कहानी हुई। फिर फ्रांसीसी का अधिकार सिर्फ पौंडीचेरी तक ही रह जाता है 1954 तक। मतलब क्या 3 चरण में जो युद्ध होता है, तीनों चरण में युद्ध के बाद फाइनली फ्रांसीसी को पराजित कर दिया जाता है, एक निर्णायक पराजित कर दिया जाता है और उसे इस तरह से सिमटा दिया जाता है कि वो सिर्फ पौंडीचेरी भर ही रह जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे
कि 3 युद्ध के बारे, तीनों युद्ध कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। आंग्ल कर्नाटक युद्ध, आंग्ल और फ्रांसिस के बीच का युद्ध। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे आंग्ल कर्नाटक युद्ध। आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो है वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। ये युद्ध 1746 से लेकर 1763 ईस्वी तक ये 3 चरणों में हुआ। मतलब 1746 में स्टार्ट हुआ, फिर ये 2 साल चला, फिर बीच में रुका, एक संधि हुई, फिर एक बार चला, फिर एक संधि हुई, फिर एक बार चला। इस तरह से ये आखिरी युद्ध जो खत्म होता है वो आपका 1763 ईस्वी को खत्म होता है। तो अब हम लोग तीनों युद्ध को एक एक करके देखेंगे। उसके बाद एक लास्ट में एक हम मतलब एक टेबल बना देंगे जो कि आपको याद रखने में बहुत आसानी होगा। लेकिन इसमें बहुत मतलब स्टोरी है, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, ये जानना भी जरूरी है। सिर्फ टेबल में जो फैक्ट है वही दिखाया जाएगा, और फिर अगर डीपली नॉलेज की ज़रूरत हो तो इस तरह से पढ़ना भी जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले पहला युद्ध, पहला आंग्ल युद्ध, आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 1748 कितना 2 साल के लिए होता है, 46 से लेके 1748 तक। ये युद्ध होने का जो मतलब प्रमुख कारण ये है कि यूरोप में एक ऑस्ट्रिया देश है जो उसका उत्तराधिकारी होने के लिए अंग्रेज और फ्रांस वहाँ पे लड़ाई लड़ता है, युद्ध करता है। उसका असर भारत में भी आया, तो ये एक कारण है। दूसरा है क्या कि अडियार का लड़ाई या फिर सेंट थॉमी का युद्ध कहा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण घटना है जो आइलाइट नदी के किनारे होता है। अब इसमें क्या है कि कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, उस वक्त कर्नाटक का एक नवाब है अनवरुद्दीन, उसका एक सेना को फ्रांसीसी एक सेना ने स्थल युद्ध में उसको हरा दिया, पराजित कर दिया। और उस वक्त अनवरुद्दीन का जो कैप्टन है उसका नाम था महफूज खां। अनवरुद्दीन का जो कैप्टन था सेना का उसका नाम था महफूज खां, और फ्रांसीसियों का जो सेना का कैप्टन था उसका नाम था पैराडाइज। तो ये सेंट थॉमे का युद्ध होता है। इसमें क्या है कि अनवरुद्दीन का एक सेना को फ्रांसीसी एक सेना ने पराजित कर देता है, और ये युद्ध एक जोर पकड़ लेता है यहाँ से। फिर परिणाम में क्या निकलता है कि यहाँ पे जब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी यूरोप में क्लियर हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ऑस्ट्रिया हार जीत का क्लियर हो जाता है, तो वो युद्ध भी यहाँ पे खत्म हो जाता है और एक संधि होता है। संधि का नाम है एक्स-ला-शापेल। संधि का नाम है एक्स-ला-शापेल। कब? 1748 ईस्वी को। 1748 ईस्वी को एक संधि होता है जिसका नाम है एक्स-ला-शापेल, जिसमें मद्रास अंग्रेजों से छीन लेता है फ्रांसीसी। तो इस संधि के दौरान संधि में फिर मद्रास अंग्रेजों को लौटा देता है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड वार, जो 1701 साल बाद ही 1748 में खत्म हुआ। 1 साल बाद ही 1749 में स्टार्ट हो जाता है, और ये 1754 तक चलता है। स्टार्ट इसलिए हो जाता है कि यहाँ पे जो संधि हुई थी एक्स-ला-शापेल की संधि, ये टूट जाता है। ठीक है, मतलब फ्रांसीसी जो है ये अपना एक क्या चाहता है कि व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इनको अपना एकाधिकार चाहिए। एकाधिकार चाहिए तो उसके लिए सत्ता अपना अनुकूल होना चाहिए। तो राजनीति में वो आने का मतलब कोशिश किया, प्रयास किया। तो उसी वक्त हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकारी का भी युद्ध चल रहा था। हैदराबाद में नासिर जंग और कर्नाटक में अनवरुद्दीन शासक बनने के लिए, नवाब बनने के लिए लड़ाई चलता था। और फिर हैदराबाद में नासिर जंग चाहता था हम नवाब बनेंगे, और यहाँ मुजफ्फर जंग चाहता था हम नवाब बनेंगे। ये नासिर जंग हैदराबाद में और कर्नाटक में अनवरुद्दीन, ये आपका अंग्रेज के सपोर्ट में ये नवाब आता था। और फिर डुप्ले चाहता था कि नासिर जंग और डुप्ले मुजफ्फर जंग को हैदराबाद में और चंदा साहब को कर्नाटक में
नवाब बनाने का कोशिश में लगे हुए थे। तो ये भी आपका सेकेंड वार का एक कारण बनता है, क्योंकि इन लोगों का व्यापार तो अच्छा चल रहा था, लेकिन ये लोग चाहते थे कि बाजार में एक अपना नियंत्रण हो, एक अधिकार हो। तो उसके लिए इन लोगों को रियलाइज हुआ कि इसके लिए सत्ता अनुकूल होना चाहिए। फिर अब है 1749 ईस्वी में अंबूर की लड़ाई होती है। कई एक लड़ाई होती है, मेन लड़ाई है आपका 3 ही युद्ध है, लेकिन छोटे छोटे कई एक लड़ाई होती है। 1749 में अंबूर की लड़ाई होती है, जिसमें डुप्ले, मुजफ्फरजंग और चंदा साहब तीनों का एक संधि होता है, और फिर तीनों ने मिलकर अनवरुद्दीन को मार डाला। अनवरुद्दीन को मार डाला, उसके बाद चंदा साहब को पांडिचेरी का नवाब बना दिया गया, और फिर पांडिचेरी का 80 गांव फ्रांसीसियों को, मतलब डुप्ले को चंदा साहब दे दिए। और फिर 1750 ईस्वी में 1750 ईस्वी में नासिर जंग, डुप्ले, मुजफ्फरजंग और चंदा साहब तीनों का सैनिक, जो संयुक्त सैनिक है, इन तीनों का संयुक्त सैनिक मिलके नासिर जंग को मार डाला और मुजफ्फरजंग को हैदराबाद का नवाब बना दिया। और फिर जब मुजफ्फरजंग यहाँ का नवाब बन जाता है, तो मुजफ्फरजंग का सहायता के लिए डुप्ले क्या करता है कि एक फ्रांसीसी जो सैनिक है, वो आपका बुस्सी नाम है उसका, बुस्सी का एक सैनिक का दल हैदराबाद में ये रखता है उसका सहायता करने के लिए और एक मजबूती बनाए रखने के लिए। लेकिन एक मराठों के साथ एक संघर्ष होता है मुजफ्फरजंग का। मराठों के साथ जब संघर्ष होता है तो वो उसमें मारा जाता है। तो मुजफ्फरजंग का एक बेटा सलावत जंग, अब इसे हैदराबाद का नवाब बना दिया जाता है। और फिर अब ये तो हो गया आपका हैदराबाद में। अब है कि मोहम्मद अली, जो आपका अनवरुद्दीन का पुत्र है, मोहम्मद अली क्या करता है कि अंग्रेजों के शरण में जाके, अंग्रेजों के शरण में वो तिरुचिरापल्ली एक जगह है, वहां पे ये पहुंच जाता है। लेकिन इसका खबर जब डुप्ले को पता चलता है, तो डुप्ले और चंदा साहब जाके तिरुचिरापल्ली का घेराबंदी कर देता है। लेकिन दोस्तों वहां क्या होता है कि तिरुचिरापल्ली ये लोग पहुंचा, तब क्लाइव क्या किया कि कर्नाटक की राजधानी अर्काट, कर्नाटक की राजधानी अर्काट को ये जीत लिया। अर्काट जीत लिया। जब यहाँ पे चंदा साहब यहाँ पुनः अर्काट पहुंच रहा है, तो वो अर्काट को पुनः हासिल नहीं कर पाया। लेकिन वहां पे आपका तिरुचिरापल्ली में वहां पे जो अंग्रेजी एक ये है स्ट्रिंग लॉरेंस फ्रांसीसियों को तिरुचिरापल्ली में हरा देता है। जब तिरुचिरापल्ली में हार जाता है, तो फ्रांस का जो शासक है, वहाँ का जो अपना यहाँ का सब कुछ ये नेतृत्व करता है कंपनी का, वो क्या करता है, डुप्ले को स्वदेश बुला लेता है तिरुचिरापल्ली हार जाने के बाद। क्योंकि उन लोगों का कहना है कि बहुत आर्थिक लॉस कर दिए। जब ये तिरुचिरापल्ली से हारने के बाद डुप्ले को बुला लेता है, तो वहाँ पे एक गोडेहू नाम का आदमी, या गोडेहू को वहाँ का गवर्नर बनाकर भारत भेजता है। गोडेहू 1754 में गोडेहू भारत पहुंचता है। और फिर क्या है कि 1754 ईस्वी में पांडिचेरी का संधि होता है, जिससे कि यह युद्ध समाप्त होता है। 1754 में पांडिचेरी के युद्ध के बाद ये समाप्त होता है। और ये बुस्सी जो अपना एक सेना दल है, वो लेकर अभी तक वो हैदराबाद में ही है। पांडिचेरी की संधि होती है, उसका समाप्त होता है। फिर क्या होता है कि हैदराबाद में कर्नाटक में अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली यहाँ अंग्रेजों के संरक्षण में कर्नाटक का नवाब बना रहता है, और हैदराबाद में डुप्ले के संरक्षण में, फ्रांसीसियों के संरक्षण में सलावत जंग हैदराबाद का नवाब बना रहता है। इसके बाद फिर थर्ड वार होता है। कब? 4 साल के गैप में, 4 साल के बाद 1758 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक 7 वर्ष के लिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। यूरोप में वहाँ पे भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच एक सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार, मतलब वहाँ का विस्तार भारत तक पहुँचा, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे युद्ध हुआ। गोडेहू की सहायता के लिए फ्रांस के एक आदमी कहिए, एक सेना कहिए, डी लाली, एक कैप्टन का रोल निभाता है।
गोडेहू की सहायता के लिए डी लाली फ्रांस से आता है। लाली क्या करता है, तंजोर में आक्रमण करता है और वो हार जाता है। फिर लाली मतलब असफल रहता है। फिर लाली मद्रास में आक्रमण करता है। लेकिन लाली का एक बहुत बड़ा भूल क्या है कि ये बुस्सी को हैदराबाद से बुला लेता है। जब डुप्ले ने बुस्सी को एक सेना दल के साथ बुस्सी को हैदराबाद में रखा, लाली उस बुस्सी को हैदराबाद से बुला लेता है। ये बहुत बड़ा भूल होता है। फिर ये क्या, फ्रांसीसी हैदराबाद में कमजोर पड़ जाता है। फिर 12 जनवरी 1760 ईस्वी को वांडीवास का युद्ध होता है और फ्रांसीसी का नेतृत्व करता है लाली और अंग्रेज का नेतृत्व करता है आपका आयरकुट। इन दोनों के बीच लड़ाई होता है जिसमें फ्रांसीसी हार जाता है। एक निर्णायक पराजित होता है अंग्रेजों के द्वारा। और एक संधि होती है पेरिस की संधि। पेरिस की संधि होकर ये युद्ध समाप्त होता है। अंग्रेजों ने जितना सब जगह छीन लिया था फ्रांसीसियों से, चंद्रनगर छोड़कर सभी बस्तियां फ्रांसीसियों को लौटा दिया। लेकिन शर्त रखा कि उसमें वो दुर्गीकरण नहीं कर सकता है। फिर इसका फ्रांसीसियों का जो ये था वो पौंडीचेरी तक ही वो सीमित हो जाता है, जो 1954 तक रहता है। बेरियट ने एक सेंटेंस कहा कि डुप्ले भारत की चाबी मद्रास में खोज रहा था, लेकिन क्लाइव को भारत की चाबी बंगाल में मिली। इसके बाद हम लोग ये तो हो गया पूरा स्टोरी के साथ समझने का कोशिश किए। इसमें बहुत कुछ रफ भी है, जो कि अब हम लोग एग्जाम की दृष्टि से जो मेन फैक्ट है वो एक टेबल बना के देखेंगे और वो टेबल आप लोगों को माइंड में रखना है। तो अब हम लोग देखेंगे उसे एक टेबल के रूप में। टेबल में देख रहे हैं, क्लियर है। 3 युद्ध हुआ है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, दूसरा है 49 से 1754 और तीसरा है 1758 से 63। कब? 1746 से 48, फिर एक साल बाद 1749 से 54 और फिर 4 साल बाद 1758 से 1763। कारण क्या? पहला था आपका ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी के कारण, दूसरा था आपका हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार का कारण, और इसमें एक और कारण है क्या कि ये इसमें जो आपका पहले संधि हुआ था एक्सला-शापिल, वो 1 साल के बाद ये टूट गया था। और फिर तीसरा था आपका कारण में सप्तवर्षीय युद्ध का भारत में विस्तार। परिणाम देख रहे हैं हम लोग एक्सला-शापिल के संधि से, इसे आप कह सकते हैं संधि। जो संधि हुई, ठीक है, एक परिणाम के तहत ही तो आपका युद्ध खत्म हुआ, या फिर एक संधि से युद्ध खत्म हुआ। तो पहला एक्सला-शापिल की संधि से खत्म हुआ, दूसरा पौंडीचेरी की संधि से खत्म हुआ, तीसरा आपका पेरिस की संधि से। तो एक्स पौंडी पेरिस। फिर आपका विशेषता इसमें आपका होता है अडियार की लड़ाई या फिर सेंट थॉमी की लड़ाई, जिसमें आपका फ्रांसीसी कंपनी का जो कैप्टन होता है, सेना का कैप्टन है, वो आपका पैराडाइज होता है। अनवरुद्दीन का एक कैप्टन है जिसका नाम हम लोग देखे थे महफूज खान। तो इसका एक सेना पराजित करता है, इसलिए फिर ये युद्ध आपका जोर पकड़ता है। फिर आपका तीसरा में पौंडीचेरी के संधि से समाप्त होता है, और फिर आपका हैदराबाद में फाइनली मुजफ्फर जंग का बेटा जो आपका सलावत जंग था, वो हैदराबाद का शासक बनता है। और अनवरुद्दीन का बेटा जो है आपका जो है ये मोहम्मद अली, फाइनली इसका जो है मोहम्मद अली ही इसका बनता है। और मुजफ्फर जंग का बेटा जो है उसका नाम रहता है आपका सलावत जंग। ये आपका हैदराबाद का नवाब बनता है। फिर तृतीय में आपका पेरिस के संधि से खत्म होता है। इसमें एक विशेषता क्या, वांडीवास का युद्ध होता है 12 जनवरी 1760 को, जिसमें आयरकुट जो है आपका अंग्रेज का ब्रिटिश का सेना का अध्यक्ष होता है, और आपका ये लाली उधर से उसका फ्रांस का सेना का अध्यक्ष होता है। इन दोनों के बीच ये लड़ाई होता है, लेकिन फाइनली फ्रांसीसी हार जाता है और पौंडीचेरी तक सीमित हो जाता है, और ये 1954 तक
पौंडीचेरी में रहता है। और फिर इस तरह से अब हम लोग देखेंगे, ये तो यूरोपीय कंपनी का आगमन था। इसके बाद हम लोग देखेंगे अंग्रेज तो रह गया, लेकिन ये अंग्रेज फिर आपका बंगाल में किस तरह से फैला, मैसूर में किस तरह से फैला अपना, फिर ये 1800 आपका 57 के विद्रोह तक, फिर आपका अंग्रेज जो है आपको फाइनली 1947 तक हो रहा, वो हम लोग एक एक करके देखेंगे।